कि जैसे जब आप निबंध लिखते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि नंबर कैसे अच्छे से अच्छे मिले, यही तो रहता है। तो जो निबंध की विषय सामग्री होती है आपकी, जो भी विषय सामग्री आप निबंध में लिखते हैं, यानी कि जो कंटेंट है, जिसको आप एक कंटेंट शब्द देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज है भाषा शैली, ये भी महत्वपूर्ण होती है कि नहीं होती है? जैसे जो भी कंटेंट आपने लिखा, तो कंटेंट तो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है भाषा शैली। एक तीसरी चीज और निबंध में होती है, कल परसों में हमने बहाने बहाने से आपको बताया है, वो क्या हो सकती है? प्रवाह, कि कितनी प्रवाहपूर्ण भाषा है। क्या शैली में उसको शामिल कर सकते हैं? लेखन शैली में उसको शैली में शामिल कर सकते हैं। अगर हम भाषा शैली एक ही में कह रहे हैं तो प्रवाह इसमें शामिल है, और अगर हम भाषा शैली लिख के प्रवाह अलग से लिख रहे हैं तो समझ लो कि हम एक अलग से केवल उसको लिख रहे हैं। बाकी अगर इसको और अच्छा किया जाए तो इसको हम भाषा अलग कर सकते हैं, और जो शैली है ना, यही शैली कैसी है? प्रवाहपूर्ण है ना? एक धारा चलती है तो वो तब तक समाप्त नहीं हो, जैसे नदी बही और तब तक नहीं समाप्त हो रही जब तक कि समुद्र में मिल नहीं जा रही है। ऐसा आपका निबंध है, बिल्कुल गुथा हुआ, एक एक चीज बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बीच में उसमें सिल्ट भी जमा हुआ है, बीच में उसने बाढ़ भी लाने का काम किया है, बीच में कहीं पानी गंदा भी हुआ है, तो ये निबंध के आपके पार्ट हुए। आपको कंटेंट पे, जितना भी आप कंटेंट लिखते हैं, 60% मार्क्स इसी पे मिलता है, 60%। लेकिन कई बार आप कंटेंट बहुत अच्छा लिख देते हैं, लेकिन आपकी भाषा नहीं सही होती है, तो 10% आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। और अगर आप प्रवाहपूर्ण नहीं लिख पाते हैं, शैली सही नहीं होती है, 20% इसको करिए, 20% मार्क्स यहाँ भी आपके कम हो जाते हैं। यही 3 चीजें होती हैं, और कुछ निबंध में होता ही नहीं है। निबंध क्या, किसी भी चीज में और कुछ नहीं होता है। जीएस का आंसर लिखेंगे, पत्र लेखन करेंगे, पत्र लेखन में भी क्या है? भाषा वहां पे क्या है कि भाषा जो है वो परिमार्जित भाषा होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? शासकीय पत्र की भाषा प्रशासनिक शब्दावलियों वाली भाषा होनी चाहिए, और शासकीय पत्र की भाषा अनौपचारिक होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए। जब सुनिए तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनिए। हमने बोला शासकीय पत्र की भाषा अनौपचारिक होनी चाहिए, आपने कहा हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसी गलतियां आप भी करेंगे वहां। कैसी होगी? अर्थशास्त्रीय पत्र की? अच्छा, तो ठीक तो है। इतनी देर लग गया, अरे तुरंत क्विक रिस्पांस करिए कि हाँ ऐसे होना चाहिए। एक वही तो पत्र है जिसकी भाषा कैसी होती है। तो अगर वो गड़बड़ा गया तो आपके 10-15% नंबर तो वैसे कट गए, 20% नंबर वैसे कट गए, आपका नंबर कमजोर हो गया। तो निबंध में भी इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे कई लोग हैं कहते हैं मेरी भाषा नहीं सही है, तो भाषा नहीं सही है तब भी आपके पास, अरे नहीं सही है तब भी 10% तो सही होगी, तो 90% नंबर तब भी आप 90% में खेल सकते हैं। 90% मिलेंगे तो नहीं, लेकिन 90% का दावा कर सकते हैं। और अगर कहें कि शैली, तो शैली तो विकसित करनी पड़ेगी। शैली आपको ऐसे नहीं आएगी कि आप ऐसे लिख रहे हो बस कुछ भी, और बस कल आप लिखो बस आप कहो कि आप बिल्कुल बढ़िया हो गया, ऐसे नहीं होगा। आप जब लिखे, लगातार लिखेंगे, जैसे इनकी शैली अच्छी है, ये जब लिखते हैं तो एक धारा प्रवाह कनेक्ट। शैली का मतलब क्या होता है कि जो आप कह रहे हैं वो ऐसे कनेक्ट है, जो आप कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है, एक प्रवाह बना हुआ है, इस पैरा से ये पैरा, इस पैरा से ये पैरा, इस पैरा से ये पैरा, है ना? एक प्रवाहपूर्ण शैली का उपयोग आप कर रहे हैं। ये नहीं कि एक पैरा लिखे फिर दूसरा पैरा पता ही नहीं है कि क्या लिख रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो आपका निबंध है, अब मान लो कि आपके पास कंटेंट है, मान लो कि आपसे पूछा जा रहा है इसरो की उड़ान पे, और आपको बहुत सारे प्रसंग याद हैं इसरो के, कि इसरो ने ये किया है वो किया है, अभी नए मिशन के बारे में भी आपको पता है, भविष्य के मिशन के बारे में भी पता है। तो दिस इज कंटेंट, दिस ऑल आर पॉइंट्स आर पार्ट ऑफ कंटेंट। लेकिन इसको किस भाषा में आप लिखेंगे, पिरोएंगे, उस पूरी माला को कैसे गूंथेंगे और किस रूप में पिरोएंगे, ये शैली है। और इस पर 40% नंबर है भाषा और शैली मिलाकर। अब जब निबंध लिखिए तो उसमें ध्यान रखिए कि किसी भी निबंध की विशेषता क्या होनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट नोट करिएगा, कोई भी निबंध आप लिखिए, ये कॉमन बात है, निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। जब भी निबंध लिखिए इस चीज को बिल्कुल दिमाग में, जहन में अपने रखिए कि निबंध कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। विशेषताएं हैं ये निबंध की, ये आवश्यक तत्व है, आवश्यक तत्व है ये निबंध के। निबंध कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए।
निबंध कैसा होना चाहिए? प्रवाह पूर्ण होना चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, निबंध प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि निबंध एक ऐसा पेपर है जो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण बिना इंटरव्यू के कर लेता है। समझ रहे हैं? तो आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, तो खराब अभिव्यक्ति करके आएंगे कभी? अच्छी अभिव्यक्ति, अच्छी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो एक तो इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, प्रवाह पूर्णता होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें है कि संपूर्णता भी होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व का व्यक्तित्व का व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। ये आपका व्यक्तित्व कैसा है वो वहां पे दिखेगा। तो कोई नहीं चाहेगा कि अधूरा व्यक्तित्व दिखे। अब संपूर्णता का क्या मतलब है? संक्षिप्तता और संपूर्णता, चलो इसको संक्षिप्तता कर दीजिए, इसको प्रवाहपूर्णता कर दीजिए, इसको संक्षिप्तता, प्रवाहपूर्णता और संपूर्णता, ये तीन विशेषताएं आपके निबंध की होनी चाहिए। तो गिरीश आप ये बताइए कि कोई निबंध संक्षिप्त है और वो पूर्ण है, ये संभव है? संपूर्ण है? संभव है? जैसे कई लोग अभी जैसे सामान्य तौर पर देखेंगे तो जानते हो क्या कहेंगे? कहेंगे आप एक तरफ कह रहे हैं संक्षिप्त होना चाहिए, तो पूर्ण कैसे होगा? संक्षिप्त में पूर्ण है, यानी कि बात हमने पूरी कही है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्तता का मतलब जानते हो क्या है? दूसरा आप इसको रिप्लेस करके लिख सकते हो कि सारगर्भित होना चाहिए। सारगर्भिता इसका एक गुण होना चाहिए। कहने का मतलब कम में ज्यादा बात कहना, सूत्र वाक्य का प्रयोग करना। कुछ भी आपको लिखना है तो आप सोचिए कितने कम शब्दों में कह सकते हैं, कितने कम शब्दों में कह सकते हैं, है कि नहीं? जैसे हमेशा आप देखोगे जो बहुत विद्वान व्यक्ति होता है, बहुत विद्वान व्यक्ति जो भी आपको मिलेगा अपने क्षेत्र में कहीं भी, वो आपको बहुत बात करता नजर नहीं आएगा कहीं भी। जैसे उससे अब उससे समझाना है उसको तो वो बोलेगा, नहीं तो आप उससे पूछोगे तो वो आप 10 लाइन पूछोगे फिर वो एक लाइन बोलेगा, आपको ये तो उत्तर हो गया। क्यों? उसको उसने अनुभव की कसौटी पे, जितने भी ज्ञान की कसौटी पे उसको खरा है, जितना उसको ज्ञान है उस पर खरा उतारा है, और फिर आपकी सारी बातें सुन के उसने निचोड़ निकाला और एक लाइन में जजमेंट दे दिया। वकील साहब लोग कितना बोलते हैं, फिर जज कितना बोलता है उसमें? सारी बातें सुन लेता है और उसके बाद में उसमें क्या करता है, वो अपना निर्णय सुना देता है। यही तो होता है, यही होता है। तो अब आप इसको देखोगे तो इन जब भी आप निबंध लिखो तो आपके जहन में होना चाहिए कि कितने कम, बिल्कुल सारगर्भित तौर पर, संक्षिप्त तौर पर कम शब्दों में इसको लिखें, लेकिन प्रवाह पूर्णता बनी रहे, प्रवाह पूर्ण होना चाहिए, प्रवाह वेगमान होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक पढ़ता कोई चला आए तो उसको लगे ही ना कि कहीं ब्रेक हुआ है। बिल्कुल कनेक्टेड, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। इन्हें कुछ भी कहीं पटक दिया गया। और इंटरकनेक्शन कब होगा? जहां की बात जहां लिखना है वहीं पर जब आप लिखेंगे तब होगा। जब कारण बता रहे हैं तो कारण ही बताइए, प्रभाव बता रहे हैं तो प्रभाव ही बताइए, समाधान बता रहे हैं तो समाधान ही बताइए। ऐसा नहीं कि पहले समाधान बता दिए फिर बता रहे हैं कि समस्या है एक, फिर कहना अच्छा, और फिर कारण बता रहे हैं। निबंध ऐसे लिख आते हैं लोग बहुत बार ऐसे। तो इन सारी चीजों को दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है निबंध में क्या? एक हम रूपरेखा तैयार करें, एक हम स्ट्रक्चर तैयार करें। तो जितने लोग बिना स्ट्रक्चर के निबंध लिखने की आदत डाले पड़े हुए हैं, खाली अगर वो स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर दें। मैंने आपसे कहा था कि 1 घंटा निबंध आपको एक निबंध लिखने के लिए मिलेगा, और 1 घंटे का निबंध लिखने में 15 मिनट आप खर्च करिए स्ट्रक्चर बनाने में, 10 से 15 मिनट। अब 45 मिनट में 600 शब्द बहुत ज्यादा नहीं हुआ। राइटिंग स्पीड कम से कम 25 शब्द की होनी चाहिए आपकी पेन से। टाइपिंग स्पीड नहीं बता रहा हूँ, पेन से आप लिख के देखिएगा 20-22 आपकी होगी, जिसकी बहुत धीमे होगी तब भी। अगर इससे कम है तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो 25-30 मिनट का काम है 600 शब्द लिखना। बीच में सोचना भी है तो 45 मिनट रख लो। 15 मिनट केवल स्ट्रक्चर बनाइए, तभी ये तीनों चीजें आ पाएंगी। ठीक है? अब कुछ चीजें हैं, कुछ डायलेमाज हैं, कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती है कि निबंध की शुरुआत कैसे करें, निबंध में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, जिससे कि वो बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि 7,000 लोग अगर पेपर दे रहे हैं, 7,000 लोगों का आप एक ही टॉपिक पर निबंध उठाएंगे तो लगभग 4,000, 3,000, 2,500 प्रकार का निबंध आपको मिलेगा। ज्यादा ज्यादा एक प्रकार का निबंध 3-4 लोग लिखेंगे टाइप, और सबको नंबर मिलेगा। मिलेगा सबको नंबर ना? और उसमें से कम 419 तो सेलेक्ट ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब अगर इतना है तो जाहिर सी बात है लिखने की विधा बहुत हो सकती है। इतना तो क्लियर हो गया, इनके पे भी नंबर मिलेगा, आपके भी नंबर मिलेगा, मुझसे जो सीखेंगे, मेरे साथ जो डिस्कशन करेंगे, मेरे से जो कुछ पूछेंगे मैं बताऊंगा, उस पर भी नंबर मिलेगा, और मेरे जैसे बहुत सारे मेरे और बेहतरीन अध्यापक हैं उनके पे भी मिलेगा। बात समझ में?
अब ऐसा क्या हो कि आपको अवश्य मिले, बस ये ध्यान आपको देना है। तो कुछ सावधानियां हैं, उनको आप नोट करिए कि वो काम अगर आप करेंगे तो आपका थोड़ा सा निखर जाएगा। लिखिए, निबंध लेखन में सावधानियां। पहली सावधानी आप लिखना है, आपको हेडिंग कभी नहीं डालना है। लिख दीजिए इसको। वैसे आप नहीं डालते हैं लेकिन लिख लीजिए, मैं जनरलाइज में सबके लिए बात करता हूँ। लिखिए लिखिए इसको, हेडिंग नहीं डालना है। हेडिंग जैसे टाइट आप डालते नहीं है, हेडिंग, हेडिंग नहीं डालना है। दूसरा लिखिए, नंबरिंग नहीं करना है कभी। नंबरिंग जैसे 1 2 3 करते हैं ना, बुलेट पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए बुलेट पॉइंट। हेडिंग्स नहीं, नंबरिंग नहीं। तीसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए प्रारंभ और अंतिम का पैराग्राफ, प्रथम और अंतिम पैराग्राफ, प्रथम और अंतिम पैराग्राफ 120 से 130 शब्दों का, शेष समस्त पैराग्राफ लगभग 60 शब्दों का लिखना चाहिए। आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। कल आ रही थी ये समस्या, ठीक है, कि भूमिका पूरी ही नहीं हो पा रही थी 65 शब्दों में, 70 शब्दों में, क्योंकि रह जा रहा था। तो मैंने कहा ढाल बनाओ, ये सब करो। दुनिया भर के कंफ्यूजन, फोन आ गए कुछ। इतनी छूट होती है कि शुरुआती पैराग्राफ 60 से 120-30 शब्दों तक आप लिख दीजिए, और अंतिम में क्योंकि ज्यादा लिखना होता है तो भी आप लिख दीजिए। इसका मतलब नहीं कि इतने में ही लिखना है, 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, इतने तक, तक इतने शब्दों का मतलब है यहाँ तक, इतने अप टू जो होता है कि इतने तक आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने कहा था ना कि ऐसे करना पड़ेगा फिर ऐसे, तो वो उलझ जा रहे थे आप लोग। मैंने कल कहा था कि पैराग्राफ मान लीजिए, विधि वही रहेगी, आपको कहीं भी जंप नजर नहीं आना चाहिए निबंध में कि आपने भूमिका लिखी फिर जंप करके आप मुख्य भाग में जा रहे हैं। ढाल बना होना चाहिए उसी भूमिका में, जो लास्ट की भूमिका की 3 4 लाइनें हैं वहां से शुरू हो जाए कि अब हम मुख्य भाग में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। एक पैम्परिंग आपको हमेशा करना है, और फिर जैसे मुख्य भाग खत्म हो वहीं से शुरू हो जाए कि हम एक अब निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं। कर दीजिए, हमने तो कल वही कहा था, अगर 2 पार्ट में नहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कई बार कंटेक्स्ट नहीं पूरा होता है, तो इतने तक भी आप जा सकते हैं। हम फिर यहां लिखे दे रहे हैं कि 60 से 120 से 130 शब्दों तक भी अगर आप जा सकते, ऐसा हो रहा है तो चले जाइए। इनके निबंध में हमको ऐसा नजर आया, अभिषेक के भी निबंध में ऐसा नजर आया, ठीक है। एक गलती इस निबंध में हुई थी, एक पैराग्राफ बहुत छोटा बन गया था, ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन अगर बन गया तो उसको कभी काटिएगा नहीं, है ना। ये परोसना है, परोसने का मतलब ये नहीं है कि अगर एक कटोरी अब छोटी ही है, 4 कटोरियां बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, एक में सब्जी है एक में दाल है, और आप सेट बना ही रहे थे, लेकिन एक कटोरी कहीं वहीं आपने स्टैंड से निकाली बर्तन वाले, और वो छोटी हो गई है, उसमें आपने सलाद रख दिया, अचार रख दिया, आप कह रहे हैं देखने में नहीं अच्छी लग रही, तो अब वो बेचारा खा रहा है, आपका अतिथि है, और आप उसको क्या करने लगे, पलटने पलट। अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है, उसको पसंद आया, अचार ही तो रखा था, छोटा था, नमक रखा था, एक आपने उसमें टुकड़ा नींबू देना था तो उसमें रख के दे दिया था, कुछ इस तरीके से। तो परेशान नहीं होना है। प्रथम और अंतिम पैराग्राफ में मैं ये छूट आपको जो बता रहा हूं ये आपको मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, अगली बात लिखिए इसमें, निबंध को श्लोक, कविता, गीत, विचार आदि से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे ही तो बहुतेरे निबंध हैं जो ऐसे ही शुरू ही किए जाते हैं और बड़ा आसान होता है। मैंने आपसे कल एक बात कही थी
कि पहले अपना परिचय और फिर बताइए कि मेरे बाबा बहुत बड़े तोपची थे, मेरे बाबा मेरे पापा वो हैं, तो अगला व्यक्ति आपको गंभीरता से लेगा। मैंने बताया था, मान लो आप किसी काम से गए, बैंक पहुंचे, आपने तुरंत कहा मैं फलाने विधायक जी का पोता हूँ, वो सब जानता है कि विधायक जी बहुत खूंखार आदमी है, कहेगा ठीक है बैठिए भैया अभी देखते हैं। और आप ऐसे परिचय दीजिए अपना कि मैं फला व्यक्ति, मेरा नाम XYZ है। हाँ ठीक है, क्या काम है, आपने बताया, ठीक है अभी कर रहे हैं, बैठिए उधर, बैठ जाइए, लंच चल रहा है। अब उसके बाद आपने बोला वो बाबा कहे थे कि चले जाइएगा, वर्मा जी से कह दीजिएगा, हमको बता दीजिएगा काम हो गया। अच्छा वर्मा जी के आप होते हैं, उनके लड़के हैं, बात भारी हो गई, केवल क्रम बदला। पहले बोलने पे लग रहा है आप डरा रहे हो, दूसरी बार पे बोलने पे लग रहा है कि आप उसको वैल्यू दे रहे हो कि हमारे विधायक जी पापा हैं लेकिन इनको बहुत मानते हैं वर्मा जी को और अच्छे संबंध है। बात समझ रहे हो? बस शुरू में जब आप उदाहरण ऐसे देके शुरू कर देते हो, तुरंत तुरंत आपने शुरू में लिख दिया, कोई वो लाइन लिख दी और फिर लिखना स्टार्ट की, तो आप अपने को कमजोर मान रहे हो कि मैं अपना शब्द लिखूंगा तो कहीं वो ना पसंद करे। तो आपके अंदर एक इंफैरिटी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। दो चार लाइनें अपनी भूमिका में लिख दीजिए, उसके बाद में कोई भी आप दूसरे की पंक्ति, दूसरे के विचार, दूसरे की कविता, दूसरे के गीत, दूसरे का कोई श्लोक आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो चार पंक्ति अपनी लिख दीजिए। इससे एक तो आपका निबंध अलग हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। और दूसरी चीज ये है कि ये एक अच्छा तरीका भी होता है। अगला पॉइंट देखिए, निबंध में उदाहरण, उद्धरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, आदि का प्रयोग यथासंभव करना चाहिए, जितना आप कर सकें। क्यों क्यों करना चाहिए, कौन बताएगा? इससे जो भाषा है, देखो मुहावरे क्या है, मुहावरे जैसे आपके आपके घर में जितनी झाड़ फलूस लटकी होती है ना, आप अच्छी अच्छी चीजों को लटकाते हैं, पॉट रखते हैं, पर्दे लगाते हैं अच्छे अच्छे, है ना, तो ये वही काम करते हैं, ये अलंकृत करते हैं। मुहावरे क्या करते हैं, भाषा को सजाने का माध्यम है। तो जितना ज्यादा इनका प्रयोग, जितना आपका सिलेबस है, 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक है, विलोम है, वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची है? अरे प्रारंभिक परीक्षा में था ना, प्रारंभिक परीक्षा तो पास करके आए हो ना। और आपका और क्या बचा, 2 टॉपिक, एक वह है तद्भव तत्सम और एक है विशेष विशेषण। इन 6 टॉपिक का जितना उपयोग आप निबंध में कर पाओ, जो अच्छे शब्द हैं आप यूज करिए। बड़ा कोई शब्द है उसका अनेक शब्दों का एक शब्द आपने पढ़ रखा है ना। जैसे जैसे कोई शब्द बताइए, मान लो कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कि आप स्त्रियों के बारे में ही पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट कहना उसमें नहीं अच्छा लग रहा है और आपने लिख दिया, पुरुषों के बारे में आप पढ़ते हैं कि ऐसा पुरुष वैसा पुरुष जिसकी, तो आपने एक वो शब्द यूज कर दिया। आपको कोई श्लोक याद आ गया, आपने उसको प्रयुक्त कर दिया। आपको कोई उदाहरण याद आ गया, उसका प्रयोग कर दिया। उदाहरण क्यों दिया जाता है, समझाने के लिए। उदाहरण इसीलिए तो दिया जाता है, उदाहरण क्यों दिया जाता है, समझाने के लिए। मैं क्यों बताता हूँ कि जैसे कमरे में लटका देते हैं तो अच्छा लगने लगता है, ऐसे निबंध में आपकी ये भाषा क्यों आप समझ जाए तुरंत। आपका दिमाग, देखिए आपका दिमाग सीधी बात कोई समझता ही नहीं है, ये बहुत बदमाश किस्म का व्यक्ति होता है। आपके अंदर एक ये बहुत महामानव बैठा होता है जो आपका दिमाग है, आप तो जो है वो है ही, महामानव यही है। और इसको सीधी बात कभी समझ में नहीं आती, इसको मसालेदार बातें ज्यादा समझ में आती है। इसको जितना चित्रात्मक शैली में आप ले जाएंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, है ना। इसीलिए इसको जब कुछ दिखा दो तो जल्दी समझ में आ जाता है। इसको चित्र चाहिए, इसको इमेज चाहिए, इसको पिक्चर चाहिए। तो एग्जामिनर कौन सा एलियन है, उसको भी तो यही सब चाहिए। एग्जामिनर भी तो आप ही जैसा एक व्यक्ति है, तो उसको भी समझने के लिए यही सब चाहिए, जैसा कि आपको समझने के लिए चाहिए। तो आप ऐसा ही लिख के आइए जैसा आप समझते हैं, तो मजा आएगा। तो जब भी लिखिए तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए कि आपको भाषा लच्छेदार, जितना ऑर्नामेंटल अलंकृत भाषा का प्रयोग आप कर सकें उतना करिए। खूब पैराग्राफ चेंज करिए, तोड़िए उसको देखने, और जितना सुंदर प्रयास करिए कि जितना, नोट करिए, जितना सुंदर प्रस्तुतिकरण कर सकें, अधिकतम सुंदर प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करें। प्रारंभ कैसे करें,
इसका दूसरा नाम है कि इंट्रो कैसे लिखें। इंट्रो कैसे लिखेंगे? तरीके कई होते हैं। आप किसी केस स्टडी से प्रारंभ कर सकते हैं, कर सकते हैं। मान लो कि कोई आप निबंध लिखने जा रहे हैं, कल अभी आप ही तो बता रहे थे कुछ, क्या बता रहे थे? हाँ, वो महिला सशक्तिकरण पे। तो अगर शुरुआत करनी है तो कुछ चीजें ध्यान आपको रखनी है कि आपको करना क्या है इसमें। आपको जो विषय है, विषय से परिचय कराना है, और ये परिचय आप कैसे करा रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कोई निबंध का टॉपिक आप हमको दो, कोई भी कुछ बताइए जो इंपॉर्टेंट है इस बार भी। आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन विषय से परिचय कैसे होगा? अगर हम आपदा को समझा सकें कि आपदा क्या है। आपदा प्रबंधन हमेशा इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम ये कुछ सीन क्रिएट कर सके। मैंने क्या कहा कि दिमाग हमेशा चित्रात्मक भाषा ज्यादा समझता है। अगर ऐसे आपको दे दिया जाए कि आपदा से, आपदा दो शब्दों से मिलकर बना है ऐसे, तो ये बड़ा बोझिल टाइप का लगता है। लेकिन ऐसे कुछ लिखा जाए अगर, कि कल्पना कीजिए कि आप रात में सो रहे हैं और हल्की सी धरती थरथराई, आपकी आंख जब तक खुलती आप बाहर निकलते तब तक आपका मकान टेढ़ा हो चुका था, उसका कुछ हिस्सा धराशायी हो चुका था, लोग बाहर निकल के सड़कों पे खड़े हो रहे थे, आप भी दौड़कर जाना चाहते थे। आप जैसे भागे, आपका एक पैर जैसे घर के बाहर निकला तब तक पीछे एक बड़ी तेजी से आवाज आई और लगा कि पूरा घर नेस्तनाबूद हो गया है। अब एक चित्र प्रस्तुत हुआ कि नहीं हुआ? देखो सबके रोंगटे अगर फील करोगे तो खड़े हो जाएंगे कि अरे भूकंप की बात हो रही है। बात समझ रहे हो? तो ये बात ज्यादा समझ में आएगी। जैसे कहा भूकंप एक भौगोलिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी में प्लेटों के ये जीएस का आंसर है। जब भूगोल में पूछा जाएगा कि व्हाट इज अर्थक्वेक, भूकंप किसे कहते हैं, तो वहां पे लिखो भूकंप एक भौगोलिक फिनोमिना है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, एक भौगोलिक प्रक्रिया है जिसमें प्लेटों के संचलन से, टकराव से, दूर जाने से, अभिसरित होने से, अपसरित होने से, लिखो वहां। यहाँ ये शब्द नहीं भी आएंगे तो काम चल जाएगा। आपने लिखा, तब पता चला, जब मैं बाहर निकला तो पता सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, है ना। अब आप कुछ ऐसी भूमिका बांध दीजिए, और ऐसी भूमिका बांधने के बाद में आप, ऐसी बहुत सारी आपदाएं हैं और आप जो कभी बता कर नहीं आती, लेकिन उनके आने के बाद हम बहुत कुछ बता सकते हैं अगर जिंदा बच जाए तो ये एक चित्र पूरा प्रस्तुत हो गया। तो आपका उद्देश्य क्या है कि विषय से परिचय कराना है। आप कैसे कराते हैं? कोई आप केस स्टडी दे देते हैं तो चलेगा, कोई आप इतिहास हिस्ट्री दे देते हैं तो चलेगा, कोई कहीं कहीं आप हर जगह ये नहीं दे पाएंगे, कहीं कहीं आप परिभाषा भी दे देंगे, परिभाषित कर देंगे, या इसको दूसरे रूप में कहें तो अगर अर्थ बता देंगे तब भी चलेगा। होगा ना। हर जगह आप थोड़ी ना कर पाएंगे कि हर जगह केस स्टडी ही दे दें, है ना। लेकिन जो भी आप करेंगे वो करेंगे क्या, वो करेंगे क्या, काफी आकर्षक। यहाँ की इसका गुण क्या होना चाहिए? ये फर्स्ट है, ये आपके 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 घर का प्रवेश द्वार है, आपके निबंध का प्रवेश द्वार है। और आपको पता होगा घर कैसा भी बने हो, सब लोग अपने जो मुख्य दरवाजा होता है उस पर पर्दा साफ ही टांगते हैं। कितनी कितनी भी खराब स्थिति हो लेकिन वो पर्दा साफ रहता है। और जो मेन दरवाजा होता है उसको सजा के रखा जाता है, क्योंकि घर में प्रवेश सबको नहीं है। तो वही जान पाएगा हमारी घर की वास्तविक स्थिति को, जिसके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। रोड चलता आदमी थोड़ी देखेगा। बात समझ में आ रही? कितनी भी खराब जर्जर स्थिति हो लेकिन गेट मेंटेन होना चाहिए। ज्यादातर यही होता है ना। अब आप कहेंगे नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बाहर तो नाली बच रहा है, अंदर गए बड़ा साफ था। अरे वो एक अपवाद है। सही बात तो यही है ना। तो ये जब आप करिए तो बड़े आकर्षक ढंग से चीजों को लगे कि यार कोई लिख रहा है, पढ़ना है, उसके अंदर एक 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 जिज्ञासा उत्पन्न करिए कि ये बच्चा आगे लिखेगा क्या। तो उसको पढ़ने पे मजबूर करना है आपको। तो शुरू में ही झलक दिखला दीजिए कि मेरे पास लेखन क्षमता है, पढ़ो आओ देखो, चैलेंज करिए उसको। तो काफी आकर्षक, काफी प्रभावपूर्ण ढंग से आपको इसकी शुरुआत करनी है। काफी प्रभावपूर्ण ढंग से आप इसको शुरू करिए। जितनी ज्यादा लच्छेदार भाषा का प्रयोग कर पाइए करिए, लेकिन
एक चीज का ध्यान रहे, उसको ये नहीं लगना चाहिए फालतू में बकवास कर रहा है। उसका फिर वही बात मैं कहूंगा कि सारगर्भित जरूर होना चाहिए, संक्षिप्त जरूर होना चाहिए। और संक्षिप्तता, सारगर्भितता ऐसा एक गुण है कि उसको अगर आपने अख्तियार कर लिया तो आपकी भाषा वैसे ही अलंकृत हो जाती है। फालतू बातें आप लिखते नहीं है, फालतू बातें आप नहीं लिखेंगे। उसको कहीं नहीं लगना चाहिए कि अनावश्यक विस्तार किया जा रहा है, खींच रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो बहुत सारे शब्द होते हैं ना, कि शुरुआत में वाले आपदा एक ऐसी महामारी है जिससे बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जब बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो लोग बहुत परेशान होते हैं, और जब लोग बहुत परेशान होते हैं कोई उनके पास उपाय नहीं, ऐसी स्थिति को आपदा कहते हैं। क्या बताया आपने इतनी देर में? और कसम से बता रहा हूं, जो प्रैक्टिस करके नहीं जाता वो ऐसे ही लिख के आता है। पूरी दुनिया में सबसे खराब जो परफॉर्मेंस आप करते हैं वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। कहीं पे भी आपको खड़ा कर दिया जाए पूरी दुनिया की किसी कोने में, आप हर जगह बोल लेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में सबसे खराब आप लिखेंगे। तो अगर आप अभी नहीं बोल पा रहे हैं तो वहां भी सुन लीजिए, कुछ गड़बड़े होने वाला है। अभी नहीं लिख पा रहे हैं, बोलना एक अलग चीज है, मेरा यहाँ अर्थ है। बहुत बार लोग बोल नहीं पाते, नहीं लिख अच्छा लेते हैं, है ना, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस किए हैं। हमारा काम बोलना है तो हम बोले तो ठीक है, नहीं बोल पाएंगे तो मेरे साथ दिक्कत है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन बहुत लोग बोल नहीं पाते, लिख लेते हैं। लेकिन लिख वही पाता है, बोल वही पाता है जिसका अभ्यास होता है। तो आप हमेशा प्रयास करिए कि आप बिल्कुल सारगर्भिता के साथ, जैसे भी आप शुरू करिए, इतिहास से शुरू कर दीजिए, उसकी परिभाषा से शुरू कर दीजिए, केस स्टडी से शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर सबसे अच्छी चीज होती है। अगर किसी भी टॉपिक को आप करंट अफेयर से जोड़ कर देख पाते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे बार बार मैं कहता हूं कि आप जितनी घिसी पिटी भाषा है, कि वही पुराना चला आ रहा है, महिलाओं पर अपाला घोषा और ये, है ना, उनको आप नए मिलाइए, कुछ नया करिए। अपाला घोषा का समय ठीक है, जो था वो उसको हिंट दे दीजिए। आज की महिला ने बहुत विकास कर लिया है, आज की महिला। हाँ, माहौल बना देती है, आ जाएगी। यही 2 महीने जो बचे हैं इसी में आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। आपको असंभव लग रहा होगा लेकिन आ जाएगी, है ना। जैसे आपने अभी मुझे टॉपिक दिया, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये हमको आपदा थमा देंगे, लेकिन मैंने बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। ऐसे आप लोग भी बनाने लगेंगे। आप हमको दूसरा दीजिए, तीसरा दीजिए, आप हमको चप्पल 10 कुर्सी दे दीजिए, मैं उस पर ऐसी भाषा बना दूंगा। क्योंकि बनाना नहीं है, बस सोचना है थोड़ा सा। भाई यही, अब कुर्सी पे आपको लिखना है तो कुर्सी ना होती तो क्या होता, आप थोड़ा सा इसको सोच लीजिए, है कि नहीं है? जरा सा आप सोचिए कि आप बस, और भाषा में बांधना है केवल, बस बेवकूफ बनाना है, लेकिन बांध नहीं पाते हैं, है ना। प्रभावपूर्ण ढंग से, आकर्षक शैली में हम लिख नहीं पाते हैं। धीरे धीरे जितना हफ्ते में, अब नियम बना लीजिए कि 2-3 निबंध लिखने ही है आपको। मैं चेक करने तैयार हूँ, आप आइए मेरी खोपड़ी खाइए, 10 बजे तक हम बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ उसके लिए। थोड़ा आगे पीछे होगा, आज आप कह रहे हैं मैं नहीं चेक करूंगा, कल चेक कर दूंगा, यही तो होगा। लेकिन आप लिखेंगे इसी बहाने। सबसे जरूरी है लिखना, सबसे ज्यादा जरूरी है लिखना। हम देखते हैं कि लोग तैयारी करते रहते हैं, 5 साल 6 साल पीटी की तैयारी करते हैं, फिर प्रीलिम्स पास होता है तब सोचते हैं मेंस के बारे में। आपको पहले दिन से मेंस के बारे में सोचना चाहिए। कुछ नहीं करना है, जो प्रीलिम्स में पढ़ना है वही लिख डालना है। किताब बंद कर दीजिए, फिर देखिए लिख के कि आज प्लासी का युद्ध, एक किताब मैंने पढ़ी थी प्लासी के युद्ध पे। आपने भी बहुत सारी किताब पढ़ी होगी, मतलब किताबों में प्लासी का युद्ध पढ़ा हुआ। एक किताब, लेखक का नाम नहीं याद आ रहा, मेरी किताब वो चोरी हो गई, तो मैं आपको दिखाता। उसमें लिखा था कि फलानी तिथि थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757, 23 जून, 23 जून 1757 की ये फलानी तिथि थी। एक तरफ घोड़े सजे खड़े थे और एक तरफ अंग्रेजों की सेना, इस तरीके से पूरा उसने सजाया, मतलब जो भी है। अब पूरा उसने लिखा। अब मुझे लग रहा था कि प्लासी के युद्ध में मैं क्यों नहीं लड़ रहा हूं। वो किताब इतनी अच्छी, वो किताब मैं पढ़ रहा था, मतलब वो पूरा ऐसे लिख रहा है। जब ये झांसी की रानी का, उसी किताब में जब ये जिक्र हुआ झांसी की रानी का, तो किसकी किताब थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा है राइटर का नाम। तो उसमें ऐसे दिखाया उन्होंने कि एक तरफ ऐसे रानी बिल्कुल घोड़ा आगे का पैर उठाए खड़ा, मतलब इस तरीके से। अब मजा आने लगा। अब इतिहास वो नहीं रह गया, वो क्या हो गया, वो नॉवेल हो गया, वो साहित्य हो गया। समझ रहे हो? वो बता रहा है कि एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ ऐसा हो रहा है, उधर से गोले जब छोड़े जा रहे हैं, मतलब पूरा इतिहास ऐसे है, तो उधर ये हो रहा है, उधर घोड़े हिनना रहे हैं। हाँ, जगनिक ने जैसे वो लिखा, है ना। जैसे चित्रात्मक वर्ण, है ना। जैसे जब 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 भगवान राम का जन्म होता है तो तुलसीदास लिखते हैं, है ना।
सूरदास के साहित्य में सबसे अच्छी चीज जानते हो क्या है? सूरदास खुद कुछ देख नहीं पा रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। तो वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, और जो देख नहीं पा रहा है वो ऐसा लिखने की कोशिश करेगा बताने की, वो सोचेगा ना कि अगला भी नहीं देख पा रहा है, तो कुछ ऐसा चित्रात्मक वर्णन करो कि अगला समझ जाए। मैं ये बता रहा, यही ध्यान देना है कि वो लिखा कैसे गया। यहाँ पे बात पत्ती की नहीं हो रही है। सूरदास की क्या है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बात खत्म हो गई। लेकिन अब तर्क देखो, तर्क कैसे दे रहे हैं कि भोर भयो गयन के पाछे मधुमन मोह पठायो। एक तर्क हो गया ना। तो आपको लगेगा कि हाँ ये कैसे खा सकते हैं, ये तो सुबह वहां चले गए थे। और आपको लग रहा है कि वो एक बच्चा खड़ा हुआ है, कृष्ण जी जो है वो खड़े हुए हैं, वो ऐसे कह रहे हैं। अब सूरदास जी का आंख ना होना, अंधा होना, उनके लिए सबसे फायदेमंद हो गया, उनको अमृत को प्रदान कर गया। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? जैसे मान लो कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आती है और उसको मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा आपको समझाने के लिए, तो मैं ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर पहले से एक डर व्याप्त है, एक वो है पीड़ा है मेरे अंदर कि ये मुझे भी समझ में नहीं आया। तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा अच्छे से उसको आपके सामने परोसने की कोशिश करूंगा। और जो चीज मेरे लिए हलवा है तो मैं कहूंगा ये तो बहुत हलवा है, तो अगले सूरदास के साथ ये था। आप यही मान के हमेशा काम करो। जैसे लोग ये मानते हैं कई बार, जैसे वोकैब में लोग करते हैं, उनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने कमीशन की स्पेलिंग लिखी तो ऐसे करके, अब इसमें नंबर वो क्यों देगा? नहीं याद है कि कितने एम होंगे, कितने एस होंगे, कितने ओ होंगे, कितने आई होंगे, तो उन्होंने ऐसे कर दिया। तो उसने भी कहा 0 नंबर। बात समझ में आ रही है? आप ये मान के चलिए कि उसको हमको एक एक अक्षर बिल्कुल बोल के बताना है। कोई कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिख नहीं रहा है ऐसे। आप ये मान लेते हैं उसको तो आता है, ये समझ लेगा कि कहाँ कहाँ क्या है, हमने लिख दिया, तो वो कहेगा ठीक है, नहीं समझ में आया, 0 नंबर दे देगा। एग्जामिनर को तो सब आता है, उसको तो पूरा पेपर हल, प्रश्न पत्र, मॉडल आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप लिख कर नहीं आएंगे उत्तर, आप ऐसे छोड़ाएंगे? ऐसे नहीं। तो आप हमेशा आकर्षक, प्रभावपूर्ण, सारगर्भित, संक्षिप्त जितना हो सके, अनावश्यक विस्तार नहीं देना है। इस तरीके से आप भूमिका बांधिए और भूमिका में वो दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश करिए कि जो आप आगे अपने मुख्य भाग में लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे ये कैसे कर सकते हैं? अरे 3-4 शब्दों का प्रयोग तो कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं ना कि झलक तो दिखला सकते हैं ना, झलक दिखला जा वाला। हिमेश रेशमिया को याद करिए वहां, ठीक है। और उसके बाद में एक बार आ जा तो वो आएगा मुख्य भाग में। बात समझ में? ये बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है और ये बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला आपका ये है। जो परिचय आप लिखेंगे, जो भूमिका आप बांधेंगे, जितना अच्छा आप कर सकिए इसको करिए। बस शर्त यह है कि मैं चाहता हूं कि 2-4 लाइन लिख के उसके बाद में आप शुरुआत में ही ना डाल दीजिए लाइनें और ये सब, उसके बाद आप डालिए। इतना काम आप करिए। अब बात आती है कि परिचय तो हमारा हो गया, परिचय के बाद में हम क्या करें? परिचय अगर हमने लिखा है तो अब परिचय लिखने के बाद जो मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग वास्तव में क्या होता है? मुख्य भाग आपकी बातों तथ्यों का पुष्टिकरण होता है, पुष्टिकरण करना होता है इसमें, इसीलिए मुख्य भाग होता है। अब आपने लिखा, देखो परिचय में आपने लिखा कि हाँ आपदा का चित्र प्रस्तुत किया, तो आपदा ये वहीं पे नहीं लिख सकते कि क्यों इतनी गंभीर समस्या है, क्यों इसके प्रबंधन की जरूरत है, ठीक है। तो आप यहां पर ही उसको दिखाएंगे कि ऐसे प्रश्न उठाएंगे, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सब प्रश्न यहां उठाएंगे। क्यों? जैसे पर्यावरण पे आप लिख रहे हो, सरल है इसलिए इसको बता रहा हूं उदाहरण देके। क्यों यानी कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों। कहां, तो किसकी बात कर रहे हो? पूरे विश्व में, भारत में भी। कब? लंबे समय से चला आ रहा है, इस समय ज्यादा प्रभाव। कैसे?
तो आपने बताया कि ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे वायु प्रदूषण है, यहाँ पे जल प्रदूषण है, यहाँ पर ये, इन शब्दों को बिल्कुल अपने साथ रखिए। आप कहेंगे यार ये सब बच्चों वाली बातें हैं, अपने को बड़ा ना मानिए। सबसे पहले तो इसमें यही लिख लीजिए कि मैं बहुत बड़ा गधा हूं। आपकी कॉपी पे सबसे आगे लिखा होना चाहिए कि मुझसे बड़ा गधा पैदा ही नहीं हुआ है, मैं पैदाइशी गधा हूं और गधे के रूप में ही सचिवालय पहुंच के नौकरी पाके तब घोड़ा बनूंगा। क्योंकि घोड़ों की आदत होती है ऐसे ऐसे, और गधों की आदत होती है ईटा लाद, हट, चला गया, वहां पे उतारा, फिर वहां से किया गया, हट, चला आया। मैं ये जानता हूं, सुकरात ने कहा कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, इसलिए मैं ज्ञानी हूं। मेरे ज्ञानी होने का अर्थ यही है कि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। होता यह है, एक चीज बिल्कुल मैं क्लियर कट बता दे रहा हूं, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति समीक्षा अधिकारी नहीं बनेगा। आप कहेंगे ये क्या बकवास कर रहे हैं, आप इसको नोट करके रख लीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो लिस्ट देख लीजिएगा। अगली बार वो यूपीएससी में आईपीएस बन जाएगा लेकिन समीक्षा अधिकारी नहीं बनेगा। आप कहेंगे कि नहीं, बहुत सारे उदाहरण है, अपवाद सब कहीं होते हैं, चांस भी होते हैं। ज्यादातर, एक ज्यादातर की बात की जाती है, यहां वो व्यक्ति सेलेक्ट होगा जो कुछ चीजों को, पैरामीटर्स को देख लेगा, देखने के बाद में तय कर लेगा कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर अभ्यास में जुट जाएगा, रटने लगेगा, अपना काम करेगा। छोटा सा सिलेबस है, तैयार करने के लिए 30-40 दिन 50 दिन बहुत है, इसको अभ्यास करना है, बस वो सेलेक्ट हो जाएगा। गधों का सिलेक्शन जल्दी होता है क्योंकि गधे भटकते कम है, और घोड़ों का सिलेक्शन बहुत देर में होता है क्योंकि वो भटकाव और कई बार नहीं होता है। हालांकि समाज घोड़ों को ही पसंद करता है क्योंकि घोड़े देखने में भी सुंदर लगते हैं, तेज दौड़ते भी हैं, उनकी चाल भी अच्छी लगती है। लेकिन क्या करोगे घोड़ा बन के, अगर कुछ मिलेगा ही नहीं उसको बनने से, और गधे का ही मूल्य आगे अच्छा होने वाला है, घोड़ों को कोई नहीं पूछने वाला है, तो आप गधा बन जाएंगे। तो आप बहुत दिमाग मत लगाइए, जो है कंटेंट उसी को अच्छे से प्रस्तुत कर दीजिए। ज्यादा दिमाग लगाएंगे दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब यहां ध्यान क्या रखना है, मुख्य भाग की सबसे बड़ी विशेषता होती है क्रम। जैसे मैंने आपको टॉपिक दिया बहुत सामान्य सा, कोई एक बहुत सरल टॉपिक दीजिए मुझे, बहुत सरल टॉपिक जो बिल्कुल बिल्कुल फैक्चुअल हो, बिल्कुल जो तथ्यात्मक हो, कोई टॉपिक दीजिए। चलो वही दे दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत फैक्चुअल है, वास्तव में बहुत फैक्चुअल है। अब इस पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मुख्य भाग की बात कर रहा हूं, भूमिका खत्म हो गई है, क्या लिखेंगे आप बताइए। पार्टिसिपेट करिए, कुछ भी बोलिए, शर्माइए बिल्कुल ना, क्योंकि आप गधे हैं, गधों को क्या शर्म, इसी से सीखेंगे आप पहले घोड़े पर बैठे तो क्या गड़बड़ा जाएगा। आप बताइए महत्व कहां, प्रदूषण का कौन सा महत्व होता है, नहीं, अर्थ समझा चुके हैं, अब प्रस्तावना में वो हो चुका है। अब आप आगे मुख्य भाग में, तो मुख्य भाग में सबसे पहले क्या बताएंगे, प्रदूषण के कारण। ये क्रम बस यही गड़बड़ाता है, इनका भी गड़बड़ा रहा है, इनका भी गड़बड़ा रहा है, वो थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हुआ था उनका। क्रम कहता है कि अगर कोई बीमारी है तो सबसे पहले बीमारी के बारे में तो आप परिचय में बता चुके कि मुझे ये बीमारी है, मेरे बाएं हाथ में दर्द यहां हो रहा है, एक बात बता रहा हूं। फिर अब बारी किसकी है कि ये दर्द इलाज कब संभव हो पाएगा, जब आप डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस का मतलब निदान, हिंदी में कहते हैं निदान, हम लोग सोशल वर्क वाले हैं, तो निदान, निदान का मतलब क्या होता है, परीक्षण करना, केवल समाधान नहीं होता है। 50% 60% लोग उसको समझते हैं समाधान। डायग्नोज में केवल ये पता चलेगा कि समस्या है क्या, जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं तो डायग्नोज करके दे देते हैं डॉक्टर को, अब वो दवा देगा, वहां कहां समाधान हो गया, वो तो केवल पता चलाया कि क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कारण की बात करेंगे, प्रश्न करेंगे इसमें से कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों, क्यों पर्यावरण प्रदूषण क्यों, तभी तो कारण पता चलेगा कि प्रदूषण क्यों। तो इसके पीछे ये कारण औद्योगिकरण है ना, ये कारण है, वनों का कटना, दुनिया भर का आप कारण बता देंगे, 50 कारण आपको पता है, इस मामले में आप रिच हैं। कारण अगर पता चल गया तब अब इसकी बात किसकी करेंगे, प्रभाव की, या दूसरा क्या कह रहे थे, हाँ प्रभाव, और कारण अब प्रभाव, और प्रभाव पता चल गया तो अब किसकी बारी आई, समाधान की। और समाधान जब आपको करना है
तो यहां पर भी आप बांटेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास और व्यक्तिगत स्तर पर हमको क्या करना चाहिए। 3 भागों में तुरंत इसको बांट दिया आपने। इंटरनेशनल लेवल पर क्या होना चाहिए, नेशनल लेवल पर क्या होना चाहिए, और यहां पर पर्सनल लेवल पर क्या होना चाहिए। सरकार बहुत कुछ कर ले, सरकार सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चला रही थी, सरकार पेड़ लगा रही थी और लोग उसको बकरी चरा रहे थे, पेड़ हो जा रहा था, काट के उसको रख ले रहे थे। अब एक ये क्रम हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें आप लिखेंगे कि समाधान आप कर रहे हैं तो क्या आएंगी, समाधान कर रहे हैं तो कुछ चुनौतियां आएंगी, आएंगी ना। अब यहां आ जाएंगी चुनौतियां। अब देखिए क्रम, देखिए इसको, अभी बहुत सरल होने वाला है ये। तो जैसे चुनौतियां आई तो अब इन चुनौतियों का समाधान आप दोगे, आप निबंध के लेखक हो। ये सब काम हो रहा है, आप कोई बहुत बड़ा नया काम नहीं कर रहे हो कि जीवन पूरी दुनिया में पहली बार आप ही एक पैदा हुए हो जो पर्यावरण के बारे में सोच रहे हो। ये आपकी गलत फहमी है। आप जैसे कम से कम 15 लाख लोग इस पर बहुत अच्छा रिसर्च कर चुके हैं, आपने तो केवल निबंध लिखा है उन्हीं के कंटेंट को यूज करके। तो इसको हटा ही देते हैं ना, ये दिखने में दिक्कत हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अब यहां पर अपना जो चुनौतियां हैं तो यहां पर कुछ अपना डाले। अब आप कहेंगे कि मेरा क्या, हम कहां जानेंगे। आपका अपना वही है जो आपने कहीं से पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है पेपर की, वो आपका अपना है। कहीं न्यूज सुना है, डिबेट सुनी है, कि प्राइवेट चैनल वाली डिबेट देखना बंद कर दो। राज्यसभा और लोकसभा टीवी पहले बहुत अच्छे थे, अब वो भी बिल्कुल कमर्शलाइज कर दिए हैं। अब उसमें भी लोक लुभावन वाद ही चल रहा है। कुछ अभी भी उसमें ठीक ठाक है, कुछ और डिबेट है लेकिन वो अंग्रेजी में है, इंटरनेशनल लेवल पर है। कुछ यहाँ पर भी है जो प्राइवेट चैनल चला रहे हैं, उसमें अच्छी डिबेट करा रहे हैं। देख लो आप जैसे भी, जैसे वैसे बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। जनसत्ता पेपर आप पढ़ो, एक आध आर्टिकल आप इधर उधर का भी देख सकते हो, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान का। बाकी जनसत्ता में लगभग 3-4 महीने का आर्टिकल आप उठा लोगे, बहुत सारे मुद्दे कवर हो जाएंगे। द हिंदू और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हो, आपकी आदत है, तो आप पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अब ये चुनौतियां जो हैं, इन चुनौतियों का कुछ उपाय, कुछ समाधान आपको करना है ना। यहीं पर आपकी भूमिका क्या हो जाएगी, सलाहकारी भूमिका हो जाएगी। यहीं पर आप सलाह देने का कार्य करोगे। तो अब जैसे ये चुनौती का समाधान आप करने आओगे तो मुख्य भाग आपका समाप्त हो रहा है। अब ढाल यहां से बनाना शुरू करना है। तो अंत में जो पैराग्राफ आएगा उसमें आप सकारात्मक एक तो अंत करोगे और सुझाव देने की कोशिश करोगे। बात समझ में आई। ये क्रम, बाकी हो सकता है इसमें कुछ और अच्छा लिखा जा सके, लेकिन अगर आपने प्रभाव पहले लिखा, कारण बाद में लिखा, सही नहीं लगेगा। ठीक है, उदाहरण देने की जरूरत है। कौन वाला मेहमान आया, तो सबसे पहले आपने कहा ठीक है जाओ, जाने लगा तो आपने कहा कि ए रुको बात कर ले, अब बाहर खड़े बतिया रहे हो। तब तक आपको याद आ गई कि चाय तो पिलाया ही नहीं था, तो करो चाय पी लो। जैसे चाय पीने आते तो नहीं, खाने का टाइम हो गया। अब वो बेचारा कंफ्यूज, क्योंकि परेशान। दरवाजे पे आपने आया, तुरंत एक थाली परोस दी, लो खाओ। टाइम उतने खर्च होना है नीचे सब हो जाएगा। पहले कारण, फिर प्रभाव, फिर समाधान, फिर चुनौतियां, और फिर आपका यहां पर क्या होगा, सुझाव। और ये जो सुझाव आप देना, ये हमेशा सकारात्मक हो। ये क्या हो, सकारात्मक हो। ये क्या हो, ये हमेशा पॉजिटिव हो। ये क्या हो, ये कुछ समाधान की बात करे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी कर डाले सरकार लेकिन नहीं खत्म होगा भ्रष्टाचार अरे वो नारेबाजी करके भी चले आएंगे। इसमें कौन सी आलोचना की जरूरत पड़ रही है, बताओ। जहां पे आप आलोचना यहां पे आप कर सकते हो, जो चुनौतियां हैं कि समाधान के प्रयास तो हो रहे हैं, समाधान के प्रयास तो हो रहे हैं। दुनिया भर का कोप हो रहा है, दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें हो रही हैं, फंड रिलीज किया जा रहा है, लेकिन अंततोगत्वा सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो चुनौती है। चुनौती क्या है, कार्य होना नहीं बचा है। अब हमसे विद्वान लोग वहां बैठे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, फंड भी आ रहा है, लेकिन चुनौती यह है कि एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि अगर मैं वहां से 100 रुपये भेजता हूं तो 15 पैसे 10 पैसे यहां पहुंचते हैं, और उतने में इतना विकास हो जाता है। और अगर 85-90 वो भी आ जाए तो कितना हो जाएगा। तो क्या आज ये बात कहीं गलत थोड़ी ना हो गई है। थोड़ा सा रेशियो और कर लो, 50-50 तो पक्का हो जाता है। अगर रोड में जितना पैसा आता है पूरा लगा दिया जाए तो मुस्कुराइए मत, वो रोड 10 साल नहीं टूटेगी। बहुत मानकों पर आता है, लेकिन ये
तब तक ही चलती है जब तक पैसा रिलीज होने का टाइम होता है। पैसा रिलीज हो गया, बहुत गवर्नमेंट ने प्रयास किए, अब वो आधा पैसा देते हैं, फिर आधा रोके रहते हैं, परसेंटेज सब तय है ना कि इतने परसेंट रोक लेंगे, फिर इतने परसेंट देंगे, फिर एक वेरिफिकेशन होगा, फिर से चेक किया जाएगा, 5 साल तक चली रोड, फिर देंगे। लेकिन इन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो लोचा है ना। तो ये चुनौती है। तो हमेशा सुझाव दीजिए, सकारात्मक दीजिए, हमेशा प्रयास करिए कि आप एक अच्छा मैसेज छोड़ें, आप एक अच्छा सुझाव देकर वहां पर आए। नोट करिए कि आप अंत में जब वो लिख रहे हैं क्या, उपसंहार, आप जब अंत में उपसंहार लिख रहे हैं तो उपसंहार कैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट लिखिए इसमें। मैंने आपसे कल एक तरीका बताया था और उसमें भूमिका को मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि जो आप लिखने वाले हैं वो भूमिका है और जो आप लिख चुके हैं वो निष्कर्ष है। जो मुख्य भाग में आप लिखने वाले हैं, भाई मुख्य भाग को आप सेंटर में रखिए, ये बॉडी पैराग्राफ है, तो इसमें जो लिखने वाले हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, वो आपकी भूमिका है। यानी कि जो भूमिका में आपने लिखा वही यहां पर आप क्या करेंगे, विस्तारित करेंगे। और एक शब्द मैंने यहां पर यूज किया था, पुष्टिकरण करेंगे उसका। और फिर जो आपने बुक भाग में लिख दिया बॉडी पैराग्राफ में, इसका सार क्या है, यही तो इसमें लिखेंगे, निष्कर्ष यही तो लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर जितना हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, एक चीज छूट गई यहां पर, इसको लिखिए, आलोचना, समालोचना, तर्क, वितर्क, कुतर्क मत लिखिएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, उदाहरण, उद्धरण, तथ्य, विचार, उक्तियां, सूक्तियां, श्लोक, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब यही तो यूज करना है आपको। सबसे ज्यादा अवसर यही आपको मिलेगा कि प्रभाव ये पड़ रहा है तो कैसे पड़ रहा है, उसको आपको बताना पड़ेगा ना। अगर किसी कोई बात कही गई तो उसको तर्क के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा, उसकी आलोचना भी करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है, हर टॉपिक में हर काम आप नहीं करेंगे, ये भी तो है। भाई पता चला आप यहाँ पर आप वो लिख रहे हैं पर्यावरण पर, तो यहाँ पर कोई संस्कृत में श्लोक मिलना मुश्किल हो जाएगा, कहीं मिलेगा एक आध, लेकिन आप साहित्य पे लिख रहे हैं, संस्कृति पे लिख रहे हैं, है ना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, महिलाओं पर आप लिख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है कैसा टॉपिक। अब आप पता नहीं टॉपिक आपने आर्थिक कोई चुन लिया, अब आर्थिक टॉपिक पे आप वहां पे गीता में सूक्त ढूंढ रहे हैं कि चलो एक लाइन गीता की भी लिख दें, तो आर्थिक टॉपिक पर गीता में हो सकता है कहीं बात की गई हो, लेकिन आपको नहीं याद आ रही है, क्योंकि गीता अर्थ पे नहीं लिखी गई, लेकिन कुछ ना कुछ उसका आप लिख पा रहे हैं। तो ये तर्क, वितर्क, आलोचना, समालोचना, जितना विचार, ये सब यहीं पर करेंगे मुख्य भाग में। सबसे ज्यादा स्कोप यही है, सबसे ज्यादा स्कोप यही है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी शुरुआत के पैराग्राफ में ही दो चार महात्मा गांधी जी की या अम्बेडकर जी की या नेल्सन मंडेला जी की या फिर सात्र की या फिर अरस्तु की या फिर हेरोडोट्स की या किसी की पंक्तियां आ जाएं, जयशंकर प्रसाद जी की लाइन आनी ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको मैं बताऊं, लोग एक भी ये नहीं लिखते हैं और नंबर बहुत बढ़िया मिलता है। एक भी नहीं लिखते हैं, नंबर मिलता है, क्योंकि अपनी बात को समझाना है, वो अपनी बात में समझा ले गए, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरे के सपोर्ट की, तो वहां नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आई। अब दिक्कत ये होती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात कहीं हो सकता है एग्जामिनर ना माने, तो आप कह दीजिए कि हम ही नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे दादा कह रहे हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए जिसपे लोग पीएचडी कर रहे हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनपे जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं सब पीएचडी किए हैं। तुलसीदास जी, सूरदास जी, सब पर पीएचडी, हजारों लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में पीएचडी धारक आपको मिल जाएंगे। और पीएचडी उन पर नहीं है, उनकी एक एक लाइन पर, एक एक रचना पर पीएचडी होती है।
छोटी चीज पर कि उनकी सामान्य सी बात है, उनके एक उस पे कि कबीर की प्रासंगिकता, इस पर पीएचडी हो जाती है। कबीर आधुनिक समय में कितने प्रासंगिक है, इसी पर बहुत बढ़िया पीएचडी हो जाएगी, है कि नहीं है। तो ये सारा तर्क वितर्क आप यही करेंगे। ये आपको मिला हुआ वो मैदान है, वो फील्ड है जहां पर आप जितना चाहिए उतना खेलिए, लेकिन ज्यादा नो बॉल मत डलवाइएगा। अगर आप मतलब डालिएगा, अगर आप बॉलर हैं, और हर बार छक्का मारने की भी कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो तुरंत बोल्ड हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड होंगे। संयमित भाषा में, बिल्कुल बहुत ही संश्लिष्ट भाषा में, बहुत सारगर्भित तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण करिए। अंत में आप आइए कि उपसंहार। तो उपसंहार जो होता है, आप नोट करिए, ये जो भी आपने मुख्य भाग में लिखा है, मुख्य भाग का सार होता है, मुख्य भाग का सार होता है, यानी कि सारांश जो आप लिखते हैं, यानी कि आप बिल्कुल इसका जिस्ट जो होता है, बिल्कुल वो होता है। ये ऐसा होना चाहिए, एक है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो मैं उसको मानता हूं फर्स्ट इंप्रेशन इज इमीडिएट इंप्रेशन। मान लो गड़बड़ा ही गया, पहली बार आप मुझसे मिले और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा या कुछ पूछा, आपसे सहायता मांगी कि रास्ता ही बता दो, गड़बड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बड़े खराब आदमी हैं। फिर आपसे मुलाकात हुई तो आप बड़े अच्छे से हमको, आपने हो सकता है जानबूझ के ना किया हो या आपने प्रयास किया नहीं हुआ, तो इंटरव्यू में भी ये होता है कि मान लो आप गए और आपसे प्रश्न दागे गए, पूछे गए और आप नहीं बता पा रहे हो, तो आप घबरा जाओ, बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास बीच का भाग बचा हुआ है और अंत बचा है। अंत में आप छाप छोड़ के आ सकते हैं। मान लो कि शुरू में निबंध कमजोर हो ही गया तो काटना तो है नहीं, तो आप अंत में छाप छोड़ के आ सकते हैं। ये होता है छाप, यस, छाप छोड़ने वाला भाग है ये। कहते हैं ना कि अंत भला तो, अब यही सोच के मैं बोल रहा था और ये मेरी बात समझ गई, मैं सफल हो गया। मैं कहा था ना, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन है, तो दोबारा मैं यही अभी बोलता, लेकिन इन्होंने बोल दिया, तो मैंने की बात जो कन्वे हो रही है वो समझ में आ रही है। अंत भला तो सब भला। अब मान लो बीच में कहीं कमजोर हो गया, शुरू में कमजोर हो गया, तो आपको घबराना नहीं है, अब संभाल लेंगे, अब संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, जितना मुख्य भाग में लिखा है उसका सार है ना। और सार के बाद में फिर सार अंत में रुक कहां रहा है, चुनौतियों पे, और हमने कहा यहीं से प्रवेश कर देना है उपसंहार में। तो सार यहां तक तो रुक गया, अब आगे सुझाव यहीं पर लिख देना है। हमेशा नोट कर लीजिए, हमेशा उपसंहार सुझावात्मक होना चाहिए, मतलब सुझाव परक होना चाहिए। सुझाव यहां पर देना है, और सुझाव किसी को भी सलाह मशविरा कैसी दी जाती है कि जाके परेशान बहुत हो, बीमार हो, जाके मर जाओ, ऐसा कहा जाता है, नहीं, इलाज कराओ, है ना। जैसे कोई आया, कहा कि यार बहुत तबीयत परेशान है, तो कुछ बताओ क्या करें, परेशान है, नस काट लो अपनी, है, सब बैलेंस ही रहेगा। अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न छू, अधिका भला न बोलना, अतिकी भली न, उल्टा हो गया, उधर धूप हो जाएगा, इधर जाएगा चूप। अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, और अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। कभी भी लिखिए, कभी भी बोलिए, कभी भी कुछ करिए, तो आप क्या करेंगे, संतुलन होना चाहिए। इतना एक्सट्रीम बात मत कर लीजिए कि बस वो दिन दूर नहीं कि मैं 5 बीघे पेड़ लगवाऊंगा, पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल सब संतुलित हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी ना लिखिए कि बस वो दिन दूर नहीं, 20 साल बाद पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। बहुत बार लोग इतना भाव है इसमें, ग्लोबल वार्मिंग पर लिखने लगेंगे, 5 10 साल में सब खत्म। तुम्हारा जो 5 10 साल है, वहां हजारों साल चलेगा। आज आज मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो वहां पर एक लड़के ने कहा कि आप बता रहे हैं कि, हाँ बहुत बढ़िया ऋचा, वेरी गुड, ऐसे ही उसने कहा कि आप बता रहे हैं कि वो वहां से, हम मैं वो पढ़ा रहा था वर्षा, तो हमने कहा वर्षा का एक प्रकार होता है संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा में सीधा कंसेप्ट संवहनीय वर्षा में होता है, एक्चुअली मैं आज 2 बजे से पानी नहीं पिया हूँ, ये पानी यहाँ खत्म हो गया था और मैं क्लास में था और नीचे से मोटर का तार जल गया था, अब उसको कोई सही नहीं कर पा रहा, तो मैं चेक किया, उसको जोड़ा,
तो वो आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, अभी पी लिया जाएगा। 2-3 बजे पिया था, तब से पानी नहीं मिला। अखिलेश है नहीं? हाँ, नहीं पानी है वहां रखा है, लेकिन वो व्रत भी है। अरे रहने दो, आप कितना 10-15 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहने लगा कि वो वर्षा से पानी याद आ गया तो मुझे। तो हमने सिंपल से कहा उससे कि वो होगा ये कि ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर मिलेगा सूर्य से, और वहां की सतह गर्म होगी, सतह गर्म होगी, वायु गर्म होके विरल होगी, विरल होके हल्की होगी, हल्की होके ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाने लगेगी तो यहाँ से वाष्प लेके जाएगी, आर्द्रता लेके जाएगी। अब आर्द्रता लेके जाएगी, ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा तो एक कोई नाभिक मिलेगा, न्यूक्लियाई मिलेगा, वो लवण युक्त भी हो सकता है, कोई सामान्य सा धूलकण, उसके चारों तरफ वो बूंदे बन जाएंगी, और तब तक बूंदे बादल के रूप में बहती रहेंगी जब तक भार सहने की स्थिति में वो बादल रहेगा। और जैसे उस बूंद बड़ी होती चलेगी, बड़ी होती चलेगी, भार बढ़ा, वो बरसने लगेगी। तो वो कह रहा है कि आपने इसको देखा कब है जो ऐसा बता रहे हैं? आपको कैसे पता कि ऐसे बड़ी होती है फिर गिरती है? उसने कहा कि ये नीचे से उठते हुए क्या आपने देखा है क्या? हाँ, आप ही की बात है, आज ही का टॉपिक है वो। फिर वो करते हुए देखा है क्या? नहीं, वो नहीं था, ये वो दूसरा बैच है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब नहीं। वो तो अलग है, वो तो 2.5 घंटे का अलग चल रही है। तो अब ऐसी उसका कोई जवाब नहीं होता है। देखो, ये तर्क पे बातें होती हैं कि ऐसा होता है ना? इससे साइंटिफिक तो साहित्यकार लिख देते हैं, सागर से गिरा बादल, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नदियां बनी नहरें, फिर नहरें बनी नदियां गहरी, और फिर हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है। यही एक है ना? इससे साइंटिफिक तो वो सोच लेते हैं। कभी लोग यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपने देखा है क्या? अब कैसे यार देखेंगे? और वास्तव में बड़ी अजीब बात है कि अब कोई दिखाई थोड़ी ना देगा, इसके लिए बहुत बड़ा संयंत्र लगाना पड़ेगा, बड़े बड़े कैमरे। तो हो सकता है वो कुछ कैच करे कि ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे तो लोग होते हैं। तो तर्क, अब आप ऐसे प्रस्तुत करिए जैसे मैंने आपसे कहा ना, तो आपको ये करना चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना? मतलब ये है, ये फिनोमिना है, ये प्रोसेस है ना? हाँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हवा जाके टकराती है पर्वत में, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, तो पर्वत में टकराती है, तो टकरा के कहां से पानी निकल आता है? अरे टकरा के पानी नहीं निकला, पानी तो उसके पास पहले से था ही, पानी थोड़ी ना निकला, पानी तो वो लेके आया ही था। अगर पर्वत ना होता तो क्रॉस करके वो तिब्बत चला जाता, लेकिन पर्वत मिल गया तो वो टकरा के इधर वर्षा कर दिया। जो इधर वाला मतलब अनु उसको बोलते हैं अनुपाल अनु अनुपालित वाला, जो इधर वाला हिस्सा है जिसको आप कहते हैं ऑन शोर, ऑन शोर ऑफ शोर जैसे होता है, ऐसे जिधर हवा आ रही, अब दूसरा वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा। अब कोई कहे कि आप वहां खड़े देखते रहते हैं क्या, इधर वर्षा इधर नहीं वर्षा, ऐसे तो ये थोड़ी ना पता मिलेगा। हाँ दिखता है, ये दिख जाता है। आप पर्वतों पे जाइए, ऐसे आपको टकरा की वर्षा होती दिखेगी। आप चले जाइए, आप उत्तराखंड में थोड़ा ऊपर चढ़िए, अक्सर होता है। ऐसे आप खड़े हैं, है ना? हाँ, अब आप ऐसे खड़े, मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे बादल आए और ऐसे उसी में मर्रा के रह गए, बरसने लगे। थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले वहां कुछ भी नहीं था, बढ़िया धूप निकली हुई है, और हम लोग वाटरफॉल में नहा रहे हैं, अपना मजा कर रहे हैं, और मजे करते करते वो एक बादल आया और इतनी तेज वर्षा हुई कि मेरी गाड़ी उसमें फंस गई। अब मैं चढ़ा रहा हूँ वो कच्ची रोड, अब वो स्लिप मार रहा है, जबकि मैंने हम लोगों ने, वहां के लोकल लोगों ने बताया गाड़ी निकाल लीजिए, नहीं तो निकलेगी नहीं, रोड कच्ची है वाटरफॉल तक की। लेकिन अब देर हो गई तो हो गई, तो हो गई, अब क्या हुआ? हंसी गाड़ी और इधर खाई, इतनी बची नहीं तो नीचे चली जाती। तो वहां के लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, निकली। हम अपनी गाड़ी चले जाते हैं, कहीं भी जाना होता है हम किसी, जैसे आप लोग साथ में रहोगे, इस बीच में पता चलेगा कि हम गायब हो गए 3-4 दिन के लिए, लेते चलेंगे, उसमें क्या है? ये तो सरल काम है और अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो ये उपसहार, यानी कि जो भी आपके प्रश्न का ये उत्तर था कि जो भी बात करो आप सतर्क करो, सब वहां पर लिखना है। आलोचना, समालोचना, तर्क, वितर्क, कुतर्क बिल्कुल नहीं। बात समझ रहे हो? यहां पर आपको मैंने क्या कहा, छाप छोड़ना है। और आप कभी किसी की, अच्छा एक काम और है, सामान्य सी बात है, आप कितना भी किसी की बुराई कर लीजिए, लेकिन जब चलने लगी तो कहिए हमसे क्या मतलब, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, भाई इतना बोल दिया करो। हम तो आपसे इसलिए बता रहे थे कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आप हमारे करीबी हैं, और भैया हमसे और क्या मतलब, आपसे क्या मतलब, मरे जाके जहां जो करना है।
इतना बोल दो वो आदमी खुश हो जाएगा कि व्यक्ति कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। और अंत में भी आपने कहा ये इनकी देखो क्या, अभी देखना जो हालत होगी इनकी हालत, अब वो सोचता रहेगा ये हमारे बारे में भी ऐसा करता होगा। यही निबंध में करना है, जितनी पंचायत आप लोग करते हैं, इसीलिए लड़कियां निबंध ज्यादा अच्छा लिख लेती हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट बहुत होता है, बहुत कंटेंट होता है, नॉन स्टॉप कंटेंट होता है। अरे नहीं होता है ना, दिशा तो वही होती है, वैसे ही होती है। हाँ हो जाएगी, घर में बहुत काम है, इसी इसी बात पर 2 घंटे की पंचायत हो जाएगी कि घर में बहुत काम है और पंचायत चल रही है। कई बार दूध उबल के 3-4 बार महक के बेचारा अपने प्राण त्याग देगा, है ना, और इसी पे बात होगी कि बड़ा काम रहता है, दूध उबालो, ये करो वो करो, और वहां दूध जल रहा है और बात यही हो रही है ना। तो ये काम आपको करना है। अब आपको कुछ लग रहा हो कि नहीं क्या है, तो आप हमसे पूछिए,